हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस सॉल्विंग टेक्निक। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग बेसिक सॉल्विंग टेक्निक खत्म कर चुके हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरह की टेक्निक्स पढ़ी, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स देखे और बहुत एंजॉय किया होगा। तो नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जितनी भी बेसिक सॉल्विंग टेक्निक थी वो सारी अच्छे से पढ़ ली है। अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस सॉल्विंग टेक्निक, जिसमें पहला है नोडल एनालिसिस, सेकंड है मेश या फिर लूप एनालिसिस भी बोल सकते हैं, और थर्ड है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको मैं एक रोचक चीज बताता हूं कि जब भी हम लोग नेटवर्क थ्योरी कॉलेज में पहली बार सीखते हैं तो हमें ज्यादातर सर्किट को सॉल्व किस मेथड से करने की आदत होती है? मेश एनालिसिस से। हमको जब भी सर्किट दिखता है तो हम देखते हैं उसमें लूप कितने, 3 लूप दिख रहे है ना। जिस तरीके का नेटवर्क अगर होता है, देखिए इस तरीके का नेटवर्क है आपका, सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ है और यहाँ पर एक है, तो हम तुरंत ही क्या करते हैं, तुरंत ही एक लूप यहाँ घूम जाते हैं, दूसरा यहाँ पे घूम जाते हैं और दो इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते हैं और सोचते हैं कि नेटवर्क अब हम लोग सीख गए हैं। मैं भी खुद ऐसा ही करता था कॉलेज में। मैं मेश लगा लगा के, क्योंकि नेटवर्क जैसे कॉलेज में क्या होता है ना, जब नेटवर्क थ्योरी शुरुआती दिनों में सीखते हैं तो हमको लगता है कि मेश सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे और हम इस तरह के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और जब फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जाते हैं तब हमारी हवाइयाँ उड़ जाती है। हमको लगता है यार हमारा तो नेटवर्क स्ट्रांग था, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ पूरा पढ़ने के बाद, और फिर मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि जो कॉलेज में जो हमें सबसे आसान मेथड लगती थी, मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस, या फिर इसकी आदी होते थे हम लोग, ठीक है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नोडल एनालिसिस से 99.9% प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। या 99% करिए, क्योंकि आधा % जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें नोडल लगाने की जरूरत नहीं है। आधे में जो हमने बेसिक सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और जो आधा है उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेश से सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई भी नेटवर्क का किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको सबसे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो सबसे इफेक्टिव तरीके से जो मेथड से आंसर आएगा वही लगाना पड़ेगा। ऐसे तो पता चले आप 4-3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग मेथड लगा के, वैसा नहीं करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे गेट जैसी एग्जाम में क्या करना है, आपको इफेक्टिव तरीके से कम टाइम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक राइट मेथड पिक करना पड़ेगी। ओवर द टाइम आ जाएगा, अभी आप घबराइएगा मत, धीरे धीरे। लर्निंग इज द स्लो प्रोसेस। पहले शुरुआत के कुछ लेक्चर थोड़े थोड़े धीरे चलेंगे, उसके बाद हम लोग भागेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे और सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे चीजों को जानने लगेंगे। दूसरा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बहुत सारे जो कॉलेज में होते हैं ना, जब हम कॉलेज में होते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को बहुत पसंद करते हैं। तुरंत हमें दिखता है, कहीं वोल्टेज सोर्स दिख जाता था हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते, कहीं करंट सोर्स दिखता है तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके बैठ जाते हैं। तो ये जो 2 मेथड है ना, ये हमें कॉलेज में बहुत ही प्रिय होती है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये ज्यादा अनुकूल मेथड नहीं है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब कॉलेज का जो पेपर होता है, यूनिवर्सिटी का या फिर कहीं कन्वेंशनल पेपर होगा, तो वहां लिखा रहेगा क्वेश्चन, अगर गिवन होगा तो वहां लिखा रहता है कई बार कि आपको ये क्वेश्चन लूप एनालिसिस से ही सॉल्व करना है, या फिर ये क्वेश्चन आपको नोडल एनालिसिस से ही सॉल्व करना है, तो वहां लिखा रहेगा। तो फिर जो लिखा रहे उस मेथड को ही आपको फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी नंबर मिलेगा। चाहे आंसर यूनिवर्सिटी में, चाहे आंसर आपने सही ला दिया हो, आपको प्रोसेस का नंबर मिलता है। तो जो क्वेश्चन में लिखा है कि सॉल्व बाय दिस क्वेश्चन थ्रू नोडल एनालिसिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लूप एनालिसिस, तो उसी से आपको करना है। समझ में आ गई बात? तो गेट के एग्जामिनेशन में हमें नोडल एनालिसिस से सबसे ज्यादा जाना है। बट होता क्या, दिक्कत क्या होती है हमारे साथ में जब कॉलेज में होते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और मेश एनालिसिस में इतना फेमिलियर हो चुके रहते हैं कि हमें जब भी नेटवर्क दिखता है हम मेश लगाने की कोशिश करते हैं। नोडल से थोड़ा सा भागते हैं हम कि सर नोडल थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट आप बिलीव मी, थोड़े लेक्चर जब पढ़ते जाएंगे मैं आपको तरीके बता दूंगा, उसके बाद आपको नोडल सबसे आसान लगेगा। तो पूरी नेटवर्क थ्योरी की जर्नी पूरी खत्म होगी ना, तो आपको लगेगा, आपको फील होगा कि नोडल इज द बेस्ट मेथड जिससे नेटवर्क आसानी से सॉल्व हो सकता है। 99%, 1% क्यों बचाया? आधा % बेसिक सॉल्विंग टेक्निक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे जिसमें हमें नोडल नहीं लगाना पड़ेगा, केसीएल, केवीएल, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, इससे सॉल्व हो जाएगा। और आधा % इसलिए रखा है कि कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलरली मेश से ही सॉल्व करोगे, या फिर उसका जो ऑप्शन या आंसर इस तरीके से अरेंजमेंट में होगा कि आपको मेश ही लगाना पड़ेगा, तो वहां मेश ही लगाएंगे।
चलो ये बात तो समझ में आ गई कि तीनों के बीच में कहां किसका इंपॉर्टेंस है। चलो अब देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। अब नोडल एनालिसिस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा मैं बेसिक लेवल का आइडिया दूंगा आपको, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग दूंगा किसकी, नोडल एनालिसिस की। और सेकंड मैंने पार्ट में बांटा है एडवांस लेवल, एडवांस लेवल, ठीक है। तो इसको भी, नोडल एनालिसिस को भी मैंने बेसिक और एडवांस, मतलब हम लोग इसको लेवल 1 भी बोल सकते हैं, L1 लेवल, और ये लेवल 2, ठीक है। और बिल्कुल चुपचाप मुझे सुनते जाइएगा, कुछ लेक्चर को फॉलो करते जाइएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। और कई सारे स्टूडेंट का मुझे अभी तक मैसेज आ चुका है कि सर हमारे साथ में दिक्कत है, और ये आपके साथ में नहीं, बहुत लोगों के साथ दिक्कत है कि सर क्वेश्चन जैसे दिखता है ना, उसके बाद ये समझ में नहीं आता स्टार्ट कहां से करें, और वे जैसे सॉल्यूशन देख लेते तब तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है ऐसे सॉल्व होगा। बट जो पहला स्टेप है ना कि कौन सा मेथड लगाएं, क्या करें, स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिक्र वाली बात नहीं है, ऐसा हो रहा है तो आप नेटवर्क सीख रहे हैं, ठीक है। ये सबके साथ होता था, मेरे साथ भी होता है, कोई मैं शुरू से थोड़ी नेटवर्क सीख के आ गया हूं, मैंने भी किसी प्रोसेस से ही गुजरा हूं सीखने की। तो आपके साथ जो हो रहा है, धीरे 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 थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अभी तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताते जाऊंगा, और कैसे तरीके से थॉट प्रोसेस देना है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम लोग नोडल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल का। चलिए, आपके सामने कुछ सर्किट गिवन है, जिनका आपको क्या लिखना है, देखिए कुछ सर्किट्स गिवन है, इनका आपको इक्वेशंस लिखना है। अब यहां पर ये एक ब्रांच बनी हुई है, और इस नोड का वोल्टेज V गिवन है, और इस नोड का वोल्टेज आपको 0 वोल्ट गिवन है, और इन दोनों नोड के बीच में एक हमारे पास पैसिव एलिमेंट प्रेजेंट है। जब भी कभी किसी ब्रांच में पैसिव एलिमेंट हो, और करंट का हमें डायरेक्शन भी गिवन है, करंट का डायरेक्शन भी गिवन है, जब भी किसी दो नोड के बीच में अगर पैसिव एलिमेंट है तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। समझ में आए स्टेटमेंट, ध्यान रखना। किसी ब्रांच में अगर पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट नहीं हुआ तो फिर अलग चीज हो जाएगी, पैसिव एलिमेंट है और ये दो पोटेंशियल है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे इस स्टेटमेंट को भी आप धीरे धीरे और अच्छे से सीखते जाएंगे। चलो अब करंट अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे यहाँ पे करंट लिखना है तो करंट इक्वल टू करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अभी ये मान के चले कि जो भी करंट का डायरेक्शन गिवन है वो ये है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। तो चलो हायर पोटेंशियल मतलब V माइनस 0, इधर का पोटेंशियल 0 है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया करंट। सिमिलरली इस एग्जांपल में अगर देखें तो यहां पर है V वोल्ट और यहां पर है 0 वोल्ट, तो अब आप बोलोगे सर यहां तो करंट का डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल है, तो अपने मन से करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अगर उसने डायरेक्शन गिवन है तो उस डायरेक्शन के हिसाब से ही हमें इक्वेशन लिखना है ना। हमें अपने मन से क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करना है ना। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो यहां पर I आंसर आएगा 0 से लगा के V तक, तो 0 माइनस V डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए ये I का आंसर क्या है, माइनस V बाय 4। तो अब आपको लग रहा था ना, शुरुआत में जो लग रहा था ना कि सर ये कैसे हो गया कि 0 से V तक कैसे जा रहा है। सपोज करिए V पॉजिटिव वैल्यू हो, है ना, मान लीजिए सपोज करिए 2 वोल्ट हो थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब है कि 0 से उधर जाना नहीं चाहिए, तो अपने मन से नहीं करना, जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से आपने इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन के अंदर ये जो माइनस साइन है ना, ये जो माइनस साइन है इक्वेशन के अंदर, ये इसी बात को सिंबलाइज करता है कि जो आपका करंट है, जो करंट का डायरेक्शन है, असल डायरेक्शन उसका उल्टा होगा। ये माइनस साइन वही इंडिकेशन हमें देता है, बट अपनी मर्जी से इसको उल्टा मत कर लेना, ठीक है, समझ गए। तो आपको क्या करना है, सिंपली बहुत सिंपल तरीके से करंट का जो डायरेक्शन है, तो हमें ये पता होना चाहिए करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर के लिए जब ये लिखते टाइम पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऐसे मान लिया, अगर ये सही नहीं है, एक्चुअल में ये सही नहीं है, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा वो, है ना। तो ये माइनस साइन यही इंडिकेशन देता है कि जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, उसकी उल्टी डायरेक्शन होगी। मतलब असल में करंट हायर 2 वोल्ट से लगा के 0 वोल्ट की तरफ फ्लो करेगा।
बट अगर सिंबल इस तरीके से गिवन है तो हमने उसकी वैल्यू माइनस के साथ में लिख दी। तो अपने को कुछ बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ये ऑटोमेटिक मैं जैसा तरीका बताते जा रहा हूं वैसा लिखते जाइएगा, ऑटोमेटिक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए करंट का डायरेक्शन बाकी इंपॉर्टेंट है। देखो अब करंट का डायरेक्शन यहां पे देखते हैं, तो यहां पर आई निकाले तो आई कहां से कहां तक, देखो ये डायरेक्शन ये है, तो V1 से V2 तरफ जा रहा है, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। आगे समझ में? चलो फिर अब करंट का डायरेक्शन ऐसा है, देखो करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल। तो करंट को देखना है, करंट को देखना है, करंट के एरो को देखना है। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो चाहे वो भले ही लोअर हो तो वो ऑटोमेटिक माइनस साइन आ जाएगा, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा मैथमेटिक्स क्यों बनाया, मैथमेटिक्स इसीलिए बनाया ना कि हम जो सोचते हैं है ना वो मैथमेटिक्स में आ जाए, मैथमेटिक्स इस चीज का ध्यान रख लेगा। चलो ये कुछ एग्जाम्पल थे, और कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। सपोज करिए यहां पे अगर मुझे आई लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, आई में लिखूंगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे आप भी लिखिएगा और इसको कट कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही करना है, क्योंकि ताकि आपको नोट्स कॉपी जब पलटाओगे ना तो कटी हुई चीजें लिखने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस ब्रांच में ऑलरेडी एक करंट सोर्स है, ऑलरेडी एक करंट सोर्स है, तो एक ब्रांच में हमेशा एक ही करंट फ्लो होता है, तो डायरेक्टली आई इक्वल टू क्या है 2 एम्पेयर करंट। यहां पर ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? तो किसी ब्रांच में अगर कोई करंट सोर्स हो तो डायरेक्टली करंट की वैल्यू वही करंट सोर्स के बराबर रहेगी। एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया आज हमने। चलो यहां पर क्या, यहां पर आई अगर, अब देखो आपने देखा कि यहां पे वोल्टेज सोर्स भी है और करंट सोर्स भी है, तो अभी मैंने बोला कि एक ब्रांच में अगर कोई करंट सोर्स हो, चाहे उसके साथ वोल्टेज सोर्स हो, रेजिस्टेंस कुछ भी हो, उस ब्रांच में वही सोर्स करंट सोर्स का वैल्यू रहेगा, तो हम ये बोल देंगे 4 एम्पेयर। बट डायरेक्शन इस बार डिफरेंट है। देखो यहां पर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में क्या थी, सिमिलरिटी थी, एक ही डायरेक्शन में थे, इस वजह से 2 एम्पेयर लिख दिया। बट यहां पर क्या है, अपोजिट है, ये करंट का जो सिंबल है और ये है दोनों अपोजिट है, इस वजह से यहां पे माइनस साइन लगा देंगे कि -4 एम्पेयर। समझ में आ गया? तो किसी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, तो उस पूरी ब्रांच में कौन सा डोमिनेटिंग रहेगा, आपका करंट सोर्स का वैल्यू। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में एक बार किया भी है। ठीक है, चलो तो 2 केस और सीखे हमने, और कुछ केस देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे अगर यहां पर आई लिखना है, करंट लिखना है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा गिवन है कि V1 से V2, तो ये तो कर दिया मैंने V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 दैट इज 4, इतना तो कर दिया। बट इस बैटरी का क्या करें, इस बैटरी का क्या करें? तो आपको मैंने केवीएल कैसे लिखते हुए सिखाया। बहुत सारे लोग केवीएल लिखते टाइम पे शुरुआत वाला साइन लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये टर्मिनल निगेटिव बैटरी का, और मैंने केवीएल कैसे सिखाया आपको लिखते, मैं बाद वाला साइन लेता हूं। कौन सा लेता हूं मैं? हमेशा ये बाद वाला साइन लेता हूं, बाद वाला साइन लेता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो V1 माइनस V2 तो मेरा एज इट इज जैसे मैं लिखता हूं, साथ में जो बाद वाला साइन है माइनस, जो भी बाद वाला साइन रहे, मेरे रास्ते में जो बाद वाला साइन रहेगा मुझे उसी को लेना है, उसका लिख दिया मैंने माइनस, और वैल्यू क्या है 4, वैल्यू क्या है 4। अगर इसका उल्टा होता, पॉजिटिव इधर होता नेगेटिव इधर, तो मैं यहां पे क्या लिखता पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैंने केवीएल, मेरे जो नेटवर्क सीखने के जो मेरे बेसिक्स है, जो मैंने बेसिक्स बना है केवीएल लिखते टाइम पे, वो मैंने बाद वाले साइन को, बहुत सारे लोग पहले वाले साइन से करते हैं, बट मैंने आपको क्या बताया, मैं बाद वाले साइन को लेके चलता हूं केवीएल में। तो जब मैंने रास्ते में जो भी बैटरी की पोलरिटी होगी, इसका जो बाद वाला साइन रहेगा उस साइन के साथ में उसकी वैल्यू रख दूंगा, और इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 2 + 2 4। चलिए यहां पे चलते हैं। देखिए यहां पे I इक्वल टू कहां से आ रहा है V2, और कहां को जा रहा है V1 डिवाइडेड बाय 2 + 2 4। अब बैटरी का क्या करें, माइनस प्लस, बाद वाला साइन कौन सा है, बाद वाला साइन मतलब कि जब इधर से जा रहे हैं, इधर से मूव, करंट के डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं, तो बाद में जो बैटरी का साइन है वो लेना है। बाद में साइन कौन सा है, प्लस वाला। ठीक है, तो +4, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। ये टेक्निक्स आगे चल के
बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बेसिक सॉल्विंग टेक्निक सीखी, नोडल एनालिसिस का बेसिक लेवल देखा, जिसमें बेसिक लेवल का लेवल 1 बोल सकते हैं इसको। उसके कुछ एग्जाम्पल देखे जहां से हमने सीखा कि नोडल को किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, तो असल में यहां पर हम लोग अभी देखो एक एक ब्रांच ही देखिए, आगे चल के 2 ब्रांच जब कनेक्ट करेंगे तो वहां पर हम लोग असल में केसीएल लिखते हुए नजर आएंगे। तो असल में नोडल एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है, केसीएल और ओम्स लॉ। अभी ये केसीएल और ओम्स लॉ अभी मैं यहां से बहुत अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, जब 2 ब्रांच कनेक्ट होगी तब मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से केसीएल किस तरीके से लिख रहे हैं वो आपको बताऊंगा। और वो किस में बताऊंगा मैं, एडवांस लेवल की टेक्निक में। तो चलिए एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा नोडल एनालिसिस एडवांस लेवल। इसमें 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन केसीएल एंड ओम्स लॉ। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं एग्जांपल लूंगा ना, इसके अलग अलग केसेस बताऊंगा, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ओम्स लॉ और केसीएल का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज अप्लीकेबल टू बोथ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेटवर्क। ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार अदर देन जो गेट एग्जामिनेशन हो गए या जो एसएससी जेई के जो पेपर हो गए वहाँ पे लिखा रहता है कि जो आपका नोडल एनालिसिस है वो प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, इट इज अप्लीकेबल टू प्लेनर नेटवर्क और नॉन प्लेनर नेटवर्क। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में फैक्चुअल बेसिस जो एग्जाम्स होती है वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपके यूनिवर्सिटी में जो एमसीक्यू होते हैं वहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लेनर और नॉन प्लेनर नेटवर्क का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में, है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी 2 डायमेंशनल हमारे नेटवर्क बनते हैं, अब 2 डायमेंशनल में भी कुछ कुछ कंडीशन है वो आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। तो 2 डायमेंशनल जो भी 2D के ऊपर जो भी नेटवर्क बनते हैं वो सारे के सारे हम क्या बोल सकते हैं, प्लेनर बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं, पहले स्टेटमेंट ले लीजिए। ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्क्यूट ऑन अ 2 डायमेंशनल प्लेन in such a way that no branch is cross over another branch, then it is said to be planar, otherwise non-planar। ये डेफिनेशन अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी, कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए एक तरह का ये हम देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है थोड़ी देर के लिए, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये 2D नेटवर्क है, 2 डायमेंशनल पे बन चुका है ना। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल तो पता है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस मतलब कि 3 डायमेंशनल, और एक्स और वाई एक्सिस का मतलब है 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनर नेटवर्क बोलेंगे। हो सकता है कि आपको ये वोल्टेज सोर्स इस तरीके से गिवन हो और ये यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, ये रेजिस्टेंस और ये ज्वाइंट भी हो, ये ज्वाइंट भी हो, तो ऐसा नेटवर्क भी क्या कहलाएंगे, प्लेनर नेटवर्क ही कहलाएंगे, क्योंकि 2D पे बना है और कोई भी ब्रांच एक दूसरे से क्रॉसओवर नहीं हो रही है। ठीक है, सपोज करिए कोई ऐसा नेटवर्क कि सर यहाँ पर अगर ये यहाँ पर ज्वाइंट नहीं हो, बहुत सारे लोग का एक कंफ्यूजन होता है इस वाले नेटवर्क में कि अगर ये जंप कर रहा है इस तरीके से, मतलब दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो क्या नॉन प्लेनर कहलाएगा, नहीं, ये भी प्लेनर है। वो क्रॉसओवर, ब्रांच क्रॉसओवर का मतलब ये नहीं है ना। तो यहां पर तो क्या है, बस इसको हम लोग बना 2D में ही है, बट हम लोग सिंबलाइज करके ये शो कर रहे हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है, और यहां पर ये कनेक्टेड है, बट ऑल्दो दोनों ही सर्क्यूट क्या आपके प्लेनर है। नॉन प्लेनर कैसे बनते हैं वो आपको बताता हूं, है ना। नॉन प्लेनर का एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करिए ये वोल्टेज है, ये हमारा रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, ये हमारे, ठीक है। अब मान लो कोई ब्रांच ऐसी कनेक्टेड हो, कोई ब्रांच ऐसी कनेक्टेड हो कि यहां से जा रही है इस तरीके से, ऊपर से जा रही है, ठीक है, ऊपर से जा रही है, और या तो फिर ऐसे जाके ये क्रॉसओवर होके ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर से क्रॉसओवर ब्रांच हो रही है, अगर किसी ब्रांच को क्रॉसओवर कर रही है, ये क्रॉसओवर नहीं है, ये प्लेनर में काउंट होगा, बट इस तरह का जो क्रॉसओवर है वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन प्लेनर होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी डेफिनेशन थी, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ the diagram of circuit on a 2-dimensional plane in such a way that no branch is cross over another branch, then it is said to be planar, otherwise non planar। तो यहां पर ये मैंने सारे के सारे
प्लेनर के एग्जांपल आपको बताए 3 डायग्राम, और ये है नॉन प्लेनर। ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि ये बार बार हमें पूछा जाएगा, ये सर्किट सॉल्व करते टाइम पे इसका काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो जस्ट एक पॉइंट था, तो मैंने आपको बता दिया ताकि बहुत सारे एसएससी जेईई लेवल एग्जामिनेशन या फिर स्टेट जेईई की जितने एग्जाम्स होते तो वहाँ पर कई बार पूछ लेते हैं। तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको क्या बताने वाला हूं कि नोडल एनालिसिस का, अगर सपोज करिए आपके सामने कोई सर्किट गिवन है, कोई न्यूमेरिकल गिवन है, कोई नेटवर्क गिवन है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो पहले मैं प्रोसीजर लिखवा देता हूं और फिर वन बाय वन उस प्रोसीजर को फॉलो करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो ये 3 स्टेप को आपको देखना है। प्रोसीजर नंबर 1, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स इन अ गिवन सर्किट एंड सिलेक्ट अ रेफरेंस नोड। आपको क्या करना है, जो भी नेटवर्क गिवन होगा उसमें, उस नेटवर्क में आपको नंबर ऑफ नोड आइडेंटिफाई करने रहेंगे। क्या आइडेंटिफाई करने रहेंगे? नंबर ऑफ नोड। ठीक है, और एक नोड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट अ रेफरेंस नोड, सिलेक्ट अ रेफरेंस नोड। आपको एक नोड सिलेक्ट करना है, रेफरेंस नोड, और ज्यादातर केसेस में वो क्या होता है, दैट इज ग्राउंड। जो ग्राउंड पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस नोड। तो पहले स्टेप क्या है आपको, कि आपको आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स इन द सर्किट एंड सिलेक्ट वन रेफरेंस नोड। ठीक है, दूसरा है असाइन नोड वोल्टेजेस। आपको क्या करना है, जितने भी नोड हमने पकड़े हैं, जो भी नोड सिलेक्ट करे हमने, उन नोड्स के ऊपर हमको वोल्टेज का नामकरण करना है, वोल्टेज असाइन करना है। तो वोल्टेज का नाम VA, VB, VC भी हो सकता है, या फिर V1, V2, V3 इस तरीके से भी हो सकता है, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति है ना। राम, सुरेश, महेश, जैसा करना चाहो वैसा करो, बट वोल्टेज तो V से ही सिंबलाइज करोगे, और 1 2 3 करोगे तो अच्छा है, चाहे तो ABCD भी कर लो, कुछ भी अल्फाबेट रख लो, या आपकी श्रद्धा भक्ति है। VA, VB, VC, V1, V2, V3 विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड। किसके रेफरेंस में करना है हमें, रेफरेंस नोड। तो ये अभी लाइन अभी जब मैं करवाऊंगा ना ऐसा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 3rd नंबर का प्रोसीजर है, राइट KCL इक्वेशंस एट ईच नोड। हर नोड पर हमें क्या लिखना है, KCL इक्वेशन लिखना है, एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड को छोड़ के बचे हुए जितने नोड है उस पर हमें KCL लिखना है। तो इस वजह से आपकी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनेगी, जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे आपके। ठीक है, तो हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो हर नोड पे लिख रहे हैं एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। तो सपोज करिए 4 टोटल नोड थे जिसमें से एक रेफरेंस है, तो बचे हुए इक्वेशन 3 पे लिखोगे, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नोड -1। जितने भी नोड है उसमें से एक माइनस कर दोगे, वो जो एक क्यों माइनस किया, रेफरेंस नोड का। तो जो बची हुई, जैसे सपोज करिए 4 नोड है, एक रेफरेंस नोड जो कि ग्राउंड है, तो बची हुए 3 नोड है, तो इक्वेशन कितनी बनेगी, 3 बनेगी। इसलिए 4 - 1 दैट इज 3 इक्वेशन। समझ में आ गया? चलिए, तो अभी बहुत सारे लोगों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, अभी मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा और उससे ये सारे के सारे पॉइंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए कुछ केसेस लेते हैं और उस केसेस को एग्जाम्पल समझ के या एग्जाम्पल बना के जितना भी प्रोसेस हमने थ्योरेटिकल बनाया है ना, इसको समझते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। देखिए, कई बार मैथमेटिक्स में हम जब छोटे थे ना, तो कुछ भी सिखा 6, 7 क्लास 8 क्लास में जब भी कुछ सिखाते थे तो पहले ऐसे 2-3 लाइन लिखवा देते थे और फिर समझ में कुछ नहीं आता था। बट जैसे ये क्वेश्चन करवा देते थे इसके ऊपर, तो सारी जो भी लैंग्वेज वाली चीजें हैं वो आसानी से समझ में आ जाती थी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स से एक न्यूमेरिकल करोगे तो जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सिमिलरली जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अभी हम लोग कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे और मैं आपको केस बाय केस बताऊंगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, 3 केस आपको मैं बताने वाला हूं और पूरा नोडल का कॉन्सेप्ट इन 3 ही केस में सिमट जाएगा। इन 3 केस के अलावा नोडल एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, चाहे वो गेट एग्जामिनेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। तो इस लेक्चर में अभी हम लोग केस 1 को डिस्कस करते हैं। मैंने क्या किया है, एक न्यूमेरिकल ले लिया है जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेस और बहुत सारे हमारे करंट सोर्स नजर आ रहे हैं अभी हमें। ठीक है, और ये हमारा केस नंबर 1 है। तो अब इस प्रोसेस को देखिए, इस प्रोसेस ने क्या बोला है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स इन अ गिवन सर्किट एंड सिलेक्ट अ रेफरेंस नोड। तो पहला पॉइंट, तो सबसे पहले आप नोड सिलेक्ट करिए, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ नोड को सिलेक्ट करना है। तो देखिए नंबर ऑफ नोड, एक तो ये हो गया नंबर ऑफ नोड, ठीक है, ये ब्रांच हो गई। वापस नोड यहां पे, नोड यहां पे,
ठीक है। बाकी नोड के बारे में तो ऑलरेडी मैं केसीएल केवीएल में केसीएल के टाइम पे बताया हूं ना, नोड का मतलब क्या होता है। फिर एक नोड ये है, नोड का मतलब तो आपको पता है, ठीक है। एक नोड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और एक नोड, ये सब एक ही पोटेंशियल पे लगे हुए हैं, तो ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोड नंबर 4, ठीक है। 1 2 3 4, और इसी को हम क्या बोल देंगे, रेफरेंस। एक रेफरेंस नोड सिलेक्ट करना है हमें, तो इसी को हम लोगों ने क्या कर लिया है, रेफरेंस नोड, दैट इज 0 वोल्ट। रेफरेंस नोड जहां पे ग्राउंडेड हो, देखिए पूरे नेटवर्क में एक ग्राउंड होना जरूरी है, पूरे नेटवर्क में एक पोटेंशियल ग्राउंडेड होना जरूरी है, तभी आपका सर्किट कंप्लीट होगा। तो 4 नोड, 1 2 3 4, 4 में से इसको हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा रेफरेंस नोड कहलाया। क्या कहलाया, रेफरेंस नोड, रेफरेंस। तो अगर ये रेफरेंस है तो बचे हुए क्या रहे, सारे के सारे नॉन रेफरेंस नोड। ये सारे के सारे क्या है, हमारे नॉन रेफरेंस नोड। चाहो तो लिख दो, ये सारे के सारे क्या है, हमारे नॉन रेफरेंस नोड, नॉन रेफरेंस नोड। चलो पहला काम हमने कर लिया, है ना। बहुत लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। शुरुआत में कुछ ना कुछ जो भी लेक्चर्स हो धीरे धीरे चलाऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, बिल्कुल बेसिक से। असाइन नोड वोल्टेजेस V1 V2 V3 विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड। तो चलो अब असाइन कर देते हैं। रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट में ही हमें वोल्टेज असाइन करना है, तो वोल्टेज असाइन कर देते हैं। इसको हम बोल देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं V1, इस वाले वोल्टेज को, इसको बोल देते हैं V2, और इसको बोल देते हैं V3 वोल्टेज। क्या बोल देते हैं, V1 V2 V3, 3 वोल्टेज हमने असाइन कर दिए, किसके रेफरेंस में, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड। चलिए आगे क्या बोला है, थर्ड पॉइंट, राइट केसीएल इक्वेशन एट ईच नोड एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। तो रेफरेंस नोड को छोड़ के बाकी सारे नोड पे हमें क्या करना है, केसीएल लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब 1 बाय 1 हम लोग लगाते हैं, 1 बाय 1 लगाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, नोडल एट, ऐसा लिख देते हैं, नोडल एनालिसिस एट कौन से नोड पे, V1 पे, इस वाले नोड पे हम लोग लगा रहे, नोड 1 पे लगा रहे। अब आपको नोडल लगाना है, और यहां पर आपको क्या लिखना है, केसीएल इक्वेशन। केसीएल का मतलब क्या है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। केसीएल का मतलब क्या है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। अब आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस नोड का आप नोडल लिख रहे हैं उस नोड के ऊपर जाके बैठ जाइए, उस नोड के ऊपर आपको क्या करना है, जाके बैठ जाना है। और अब आपको इनकमिंग और आउटगोइंग लिखना है, तो आपने यहां पे क्या कर दिया, इक्वल टू लगा दिया, एक तरफ इनकमिंग दूसरी तरफ आउटगोइंग, या एक तरफ आउटगोइंग दूसरी तरफ इनकमिंग, जो भी लेना चाहो, है ना। तो क्या करें हम लोग, इनकमिंग आउटगोइंग, एक तरफ इनकमिंग को रखना, दूसरी तरफ आउटगोइंग को रखना, चाहे किसी को भी रख दो। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर आउटगोइंग, अभी देखो मैं लिख के बता रहा हूं, अदरवाइज ये सब लिखना नहीं है, आउटगोइंग इक्वल टू इनकमिंग। करंट की बात हो रही है, ये क्या हो रही है, करंट की बात। आउटगोइंग इक्वल टू इनकमिंग करंट हमें लिखना है। केसीएल का मतलब यही होता है, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं। तो आपको जिस नोड का लिखना उसके ऊपर बैठ जाइए, और आपको देखिए कितनी ब्रांचेस, कहां पे करंट नजर आ रहा है। आपको पता है कि V1 से लगा के ये वाली एक ब्रांच है, ये वाली एक ब्रांच है, और इस ब्रांच में, इस ब्रांच, ये अगर अकेली ब्रांच होती, ये पूरा सर्किट नहीं होता, तो इस अकेली ब्रांच का आप क्या नोडल लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में, बेसिक वाले उसमें क्या किया, ये अभी हम लोगों ने, देखो ये पूरा एक ब्रांच थी ना, इसका लिख दिया था कि नहीं। यहां आओ, देखो एक ब्रांच अगर गिवन है हमारे पास, तो हमने बड़ी आसानी से लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था, बिल्कुल लिखा था, लिख सकते हो। तो वही काम हमें यहां पे करना है, वही काम हमें यहां पे करना है। कहां गया, ठीक है। बट अभी हमें देखिए इस ब्रांच को, सिर्फ अकेले को देखो, इस ब्रांच को, तो इस ब्रांच के अंदर एक वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो, तो उस ब्रांच में अगर करंट सोर्स है तो वही करंट फ्लो करेगा, है ना, वही करंट आपका फ्लो करेगा। तो 2 एम्पेयर, और 2 एम्पेयर करंट क्या है आपका, इनकमिंग है। 2 एम्पेयर करंट क्या है आपका, इनकमिंग है, तो इनकमिंग साइड में लिख दो। और करंट कहां नजर आ रहा है आपको, इस वाली ब्रांच में भी करंट नजर आ रहा है,
कितना 1 एम्पेयर का। बट ये इस नोड पे जब आप खड़े हो, इस नोड पे बैठ जाओ या खड़े रहो, पैर दुख जाए तो बैठ जाना यहाँ पे, ठीक है। तो इस नोड पर बैठ करके देखो कि आपकी तरफ करंट आ रहा है तो ये इनकमिंग करंट हो गया, और आपसे दूर जा रहा है तो ये आउटगोइंग हो गया। तो आउटगोइंग को मुझे इस साइड में लिखना है, 1 एम्पेयर आउटगोइंग है ना, तो इस तरफ लिखना है। चलो, तो 2 ब्रांच का हेडेक तो हमारा खत्म हो गया। अब ये जो बची हुई 2 ब्रांचेस और है, इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ भी मेंशन नहीं है, करंट का डायरेक्शन कुछ भी मेंशन नहीं है। अब जब ऐसा सिचुएशन हो कि करंट का डायरेक्शन मेंशन नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, जिस भी नोड का लिख रहे हैं नोडल एनालिसिस, वो क्या रहेगा, बॉस रहेगा। वो क्या रहेगा, बॉस। वो अपने आप को क्या समझेगा, जिसका नोडल एनालिसिस लिख रहे हो वो अपने आप को बॉस समझेगा और बोलेगा कि मैं ही हायर पोटेंशियल हूं। क्या बोलेगा, मैं ही हायर पोटेंशियल हूं, तो मेरे यहां से ही आपको करंट फ्लो कराना है। तो अगर ये इसका लिख रहे हैं ना नोडल एनालिसिस, अगर V1 पे लिख रहे हैं, तो अगर इसको हायर पोटेंशियल मान लिया, ये असल में है या नहीं है ये नहीं पता, बट अभी चूंकि हम लोग नोडल एनालिसिस V1 जिस भी नोड का लिख रहे हैं उसको क्या करना है, आपको हायर पोटेंशियल एज्यूम करना है। होगा नहीं होगा वो तो कैलकुलेशन करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, ये एज्यूम करके चलना है कि जिस भी नोड पे लिख रहे हैं वो हायर पोटेंशियल है। चलो, तो हायर पोटेंशियल इसका मतलब है कि करंट यहां से जाएगा, है ना, करंट जाता हुआ नजर आएगा। आप तो लिख दोगे, अब बड़ी आसानी से देखो कैसे लिख दोगे आप, अब बड़ी आसानी से कैसे लिख दोगे, V1 माइनस V2 और माइनस, और ये क्या है, प्लस, बाद वाला साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो +6 डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस, ठीक है, प्लस इसको थोड़ा और दूर कर देता हूं मैं, ठीक है। इस वाली ब्रांच का देखेंगे तो इस वाली ब्रांच में V1 और यहां पे क्या है 0 वोल्ट, यहां पे क्या है 0 वोल्ट, V1 माइनस 0 और बाद वाला साइन कौन सा है, माइनस का, तो -8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस, ये तो हम लोगों ने करंट तो लिख ही दिए थे, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया कितनी आसान तरीके से लिखा, कुछ नहीं करना है। मैंने कंक्लूड करके ये बता देता हूं कि जिस भी नोडल का, जिस भी आपने नोड आइडेंटिफाई करने के बाद आपको नोडल जब लिखना है, तो जिस भी नोड के ऊपर खड़े होकर नोडल एनालिसिस लिख रहे हो, उस नोड की जिस भी ब्रांच में करंट अगर गिवन है तो वो लिख दीजिए, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है लिख दीजिए। और बाकी जहां पर जिन ब्रांचेस में करंट मेंशन नहीं है, उनको आप हमेशा जिस भी नोड का लिख रहे हैं उसको हायर पोटेंशियल मान के वहीं से करंट फ्लो करा दीजिए। ये एज्यूम किया है हमने, और इस तरीके से हमने नोडल इक्वेशन लिख दी है। चलिए अब जल्दी से, अब तो आपको महारत हासिल हो गई होगी, तो सेकंड देख लेते हैं, है ना। सेकंड तो नोडल 8, अब हम देख रहे हैं नोडल 8 V2 लिखना है ना। चलो अब तो लिख दोगे बड़ी आसानी से, नोडल 8 V2 पे खड़े हो गए। अब देखिए, अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। करंट 1 एम्पेयर आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो ये इनकमिंग हो गया, तो इनकमिंग क्या है आपका 1 एम्पेयर आपका इनकमिंग, ठीक है। और आउटगोइंग कितना जा रहा है, 2 एम्पेयर आउटगोइंग जा रहा है। तो पहले करंट लिख लो, जहां पर करंट, अच्छा एक करंट और है, देखिए ये ब्रांच एक और जुड़ी हुई, तो कितना हो गया, ये 2 एम्पेयर आ रहा है इसकी तरफ, तो आ रहा है, इसका मतलब इनकमिंग हो गया, तो 2 इधर आ जाएगा, ये इनकमिंग साइड और ये आउटगोइंग साइड है। चलो, तो 1 2 3 ब्रांचेस में करंट मेंशन था, अकॉर्डिंग टू इनकमिंग आउटगोइंग हम लोगों ने यहां पे सेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों ब्रांचेस में मेंशन नहीं है, तो अभी मैंने बताया कि जिस भी ब्रांच का लिख रहे हो वो आपका सुप्रीम है। अब ये मत सोचना कि सर आपने तो करंट का डायरेक्शन इधर से ऐसा बना दिया, तो वो उस टाइम पे था जब उसका लिख रहे थे। जिसका लिख रहे हैं तो ये बॉस है, ये बॉस है, इसका मतलब करंट यहां से जाएगा इन दोनों ब्रांचेस में, बाकी ब्रांच में तो करंट मेंशन है। चलो तो जल्दी से लिख देते हैं, तो ये लिख देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा V2, है ना, यहां पे क्या क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, और बाद वाला साइन क्या है, इधर से जब जा रहे हैं तो बाद वाला साइन माइनस का है, तो -6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, प्लस एक और इक्वेशन क्या हो जाएगी V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये सारा आ जाएगा हमारा,
है ना, +2 = 1 + 2। आया मजा? सेकंड का लिख दिया तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए कई बार नोडल लिखते टाइम पे कोई ब्रांच हमारी रह जाती है ना, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे कई बार एक आध ब्रांच छूट गई, तो कैसे पता लगाओगे? तो आप देखो पता लगाओ कि जैसे नोड 1 का लिखा था तो 1 2 3 4 4 ब्रांचेस जुड़ी हुई है, तो 1 2 3 4 हम लोगों ने पैरामीटर लिख दी। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इस नोड से 5 ब्रांचेस जुड़ी हुई है, तो देखा 1 2 3 4 5, तो एक बार गिन लिया करो ताकि मिस्टेक नहीं हो, पता चले एक आध ब्रांच छोड़ दिया आपने नोडल लिखने के चक्कर में, है ना, ऐसी गलती मत करना। और कई बार हम लोग करंट के डायरेक्शन इनकमिंग और आउटगोइंग, बहुत स्मार्ट लोग क्या करते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग को एक साइड ही लिख देते हैं, बट कई बार साइन की गड़बड़ हो सकती है, माइनस प्लस का हेरफेर हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। कुछ स्टूडेंट इधर 2 लिखने की बजाय उधर जाके -2 लिख देंगे, ऐसा जल्दबाजी में मत करना, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे थर्ड नोड पे लिखवाने की जरूरत नहीं है, बट अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस वजह से मुझे सारी चीज लिखवानी पड़ती है। चलो लिख देते हैं, तो नोडल 8 V3, ठीक है, नोडल 8 V3 फटाफट लिख देते हैं। चलो V3 के ऊपर करंट कहां पे गिवन है, इस साइड में करंट है 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर आउटगोइंग और 2 एम्पेयर इनकमिंग, तो हम ये लिख देते हैं 2 = 2, है ना, इनकमिंग और आउटगोइंग के मैंने लिख दी। बाकी बचे हुए सुप्रीम, है ना, जिस भी नोड का लिख रहे हैं वो क्या है, बॉस, तो अगर ही इज द बॉस तो यहां पर ये आउटगोइंग, तो इसका मतलब है यहां पर आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, यहां पे इक्वेशन रहेगी V3 -V2 डिवाइडेड बाय 4। पिछला केस भूल जाना, पिछले डायरेक्शन भूल जाना, जिसका नोट लिख रहे हो ना वहीं उसी को हायर पोटेंशियल मान की चीजें करना है, प्रीवियस वाले को, प्रीवियस नोट के साइन कन्वेंशन को भूल जाने का है, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, +V3 और ये 0 पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल -0, और बाद वाला साइन क्या है, जब इधर से करंट जा रहा है तो बाद वाला साइन पॉजिटिव का है, तो +18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो गया प्लस। तो कितनी ब्रांच जुड़ी हुई है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। बस 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कौन कौन से वेरिएबल है आपके, V1 V2 V3, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल जब हमारे पास फिजिकल कैलसी था तब तो आसानी से सॉल्व हो जाता था, बट वर्चुअल कैलकुलेटर अगर गेट का एग्जामिनेशन हुआ और वर्चुअल कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ा तो कैसे करेंगे, तो और फिजिकली कैसे जाना चाहिए हमें, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे चल के जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं कुछ सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं नंबर ऑफ केसेस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पर मैं क्रेमर्स रूल के बारे में बताऊंगा, जहां पर बड़ी आसानी से 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकेंगे आप, ठीक है। तो उसका भी एक तरीका बता दूंगा। बाकी यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आए तो क्रेमर्स रूल आपको लगाना है, और क्रेमर्स रूल से ही 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये रहा हमारा केस नंबर 1। आपने देखा कि किस तरीके से हमने वोल्टेज आइडेंटिफाई करे नोड्स को, फिर नोड्स पे हम लोगों ने वोल्टेज असाइन किया, रेफरेंस नोड को सिलेक्ट किया, रेफरेंस नोड पे हम लोगों ने केसीएल नहीं लगाना है, और केसीएल का मिक्सिंग किस तरीके से चल रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग, जिस नोड का नोडल लिख रहे हैं उस पर खड़े हो जाइए, या ज्यादा पैर दुख रहे हैं तो बैठ जाइए, ठीक है। और वहां से जिन ब्रांचेस में करंट का वैल्यू गिवन है तो उनको उनके अकॉर्डिंग इनकमिंग है या आउटगोइंग वो लिख देना है। और ये इनकमिंग आउटगोइंग किस रेफरेंस में देख रहे हैं, उस नोड के रेफरेंस में, जिस नोड का नोडल लिख रहे हैं उस नोड पे करंट आ रहा है तो इनकमिंग, जा रहा है उस नोड से तो आउटगोइंग, ठीक है। और जिसमें करंट मेंशन नहीं है उस केस में आप ये मानेंगे कि जिसका नोडल लिख रहे हैं वो सुप्रीम है, वो बॉस है, वो हायर पोटेंशियल मानेगा अपने आप को, और उसके अकॉर्डिंग आप आउटगोइंग करंट का एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख दीजिएगा। 3 इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना। तो ये रहा केस नंबर 1। तो आई थिंक ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो जो बचे हुए केस नंबर 2 और केस नंबर 3 है वो मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। तो मजा आया होगा पूरे नोडल एनालिसिस में। आगे के जब नेक्स्ट लेक्चर में 2 केस और देख लेंगे उसके बाद पूरी कहानी नोडल एनालिसिस की आपको क्लियर हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।